ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे, खुद को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। और डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। हमने तमाशा देख लिया काफी, मेरी कॉल के लिए तैयार हो। ऐसे अल्फाजों का अदायगियां करवाई गई जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की गई, जिसमें अदलिया के खिलाफ बातें की गई, जिसमें जजेस को टारगेट किया गया, जिसमें इदारों को टारगेट किया गया, पुलिस अफसरान को टारगेट किया गया, सिविल ब्यूरोक्रेसी को अटैक किया गया। उनके मुंह में जो आया उन्होंने कहा। हैरत की बात है, चंद दिन पहले तक अपने आप को यह कहने वाले, इन तमाम चीजों से लातल्की का इजहार करने वाले, आखिर इमरान खान को ऐसा अचानक क्या हो गया कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी इन तमाम चीजों को इमरान खान साहब ने कवर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब पता नहीं है कि इमरान खान साहब को कहां से ज़हनों के ऊपर, उनके जज्बात के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर के उन नौजवानों की ना तो कोई अपनी सोच रही है, ना उनके कोई जज्बात रहे हैं, ना उनके अंदर सोचने की सलाहियत रही है। याद रखिए कि हम उस रियासत मदीना में बैठे हुए हैं, हम उस रियासत मदीना की बात कर रहे हैं जहां पे दरियाओं के किनारे अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई तो उसका भी हिसाब देने की बातें मुसलमानों के द्वार में हुई। याद रखिए कि हम उस रियासत मदीना में बैठे हुए हैं जिसके नारे की गूंज के ऊपर इस मुल्क पाकिस्तान को बनाया गया। याद रखिए ये वही रियासत मदीना है जहां पे हमने मुसलमानों के पासपोर्ट्स की इज्जत करवानी थी, पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की इज्जत करवानी थी। याद रखिए ये वही रियासत मदीना है जहां पे नौकरियों की बौछार होनी थी, लेकिन बेरोजगारी से तंग आकर लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। याद रखिए ये वही रियासत मदीना थी जिसको बनाने के लिए हम सब लोग, जिस मुल्क ने दहशतगर्दी की आड़ में लाशें उठाई हों, मस्जिदों के अंदर से नमाजियों की लाशें उठाई हों, बाजारों के अंदर शॉपिंग करते हुए बाजार गए हुए लोगों की लाशें उठाई हों, या वहीं पे पंजाब में मुस्लिम लीग नून के चंद वज़रा के ऊपर दहशतगर्दी की मजीद FIRs दर्ज कर दी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मुल्क ने दहशतगर्दी की आड़ में लाशें उठाई हों, मस्जिदों के अंदर से नमाजियों की लाशें उठाई हों, बाजारों के अंदर शॉपिंग करते हुए बाजार गए हुए लोगों की लाशें उठाई हों, जिस मुल्क ने अब दूसरे मुल्कों की जंगों में इन्वॉल्व होते हुए अपने मुल्क के अंदर से लाशें जब उठाने का सिलसिला शुरू किया तो एक लफ्ज बच्चे बच्चे की जुबान पे जो उस वक्त उनको सुनने को मिला वो था दहशतगर्दी। दहशतगर्दी की डेफिनेशन जो हमने समझी थी, जो हमने जानी थी, जिसको हमने आज तक जिसके बारे में सुनते चले आए थे, उसको ये डेफिनेशन की जाती थी कि दहशतगर्दी का मतलब ये होता है कि जब आपके मुल्क में आपके जवानों की, आपके बच्चों की, आपके तमाम तर लोगों की, आपके शहरियों की, जब उनको बिला वजह उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और जब इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं जिसमें किसी दूसरे का जानी और माली नुकसान किया जाता है, उसको दहशतगर्दी कहा जाता है। हमने ये सीखा था, लेकिन दहशतगर्दी के शिकार के मुल्क में आजकल दहशतगर्दी के पर्चे जो कटे जा रहे हैं, दहशतगर्दी की जो FIRs दर्ज हो रही हैं, दहशतगर्दी को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि ये एक आम सा और एक मामूली सा लफ्ज है। और शायद इसी वजह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के केस से दहशतगर्दी की दफात को निकालने का हुक्म दे दिया है। जहां पे उन्होंने दहशतगर्दी की दफात को निकालने का हुक्म दिया, वहीं पे पंजाब में मुस्लिम लीग नून के चंद वज़रा के ऊपर दहशतगर्दी की मजीद FIRs दर्ज कर दी गई हैं। गोया कि यह मामला कहीं पे रुकने वाला नहीं है, यह मामला कहीं पे ठहरने वाला दिखाई नहीं दे देता है, कहीं पे भी ऐसा लग नहीं रहा है कोई मुफाहमत कहीं से भी किसी तरफ से भी इस वक्त कोई अच्छी खबर आए। गोया कि हमारे मुल्क की तमाम तर इदारे, हमारे मुल्क की अदलिया, हमारे मुल्क की मुसल्लह अफवाज, हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट इन तमाम तर वाकयात के ऊपर नजर रखे हुए और हर तरह से हर मुमकिन कोशिशें, मफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो और एक ऐसा इस्तेहकाम जो इस मुल्क की मईशत को ठीक कर सके, जो इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत कर सके, जो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मजीद मजबूत कर सके, ना कि यहां पे एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाकर उनके ऊपर FIRs काटी जाएं और वो एक दूसरे के लिए जमानतें हासिल करते फिरें। इंतहाई अफसोसनाक अमल है जिसका इजहार आज इमरान खान साहब ने अपने जलसे में भी किया
गया कि जब वो दौरे हुकूमत में थे तो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी हुकूमत को काम करने से रोकने के लिए लॉन्ग मार्चेस किए। इमरान खान साहब शायद उनको भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि जब मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत था तो उन्होंने भी धरना दिया था, उन्होंने भी कोई इसी तरह के काम बिल्कुल किए थे। गोया के इस मुल्क में ये सारी चीजें इक्तदार की हवस से जुड़ी हुई हैं। इक्तदार की हवस ने सियासतदानों को इतना भूखा बना दिया है कि इस मुल्क की मईशत को डूबती जाए, इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, यहां की आवाम पीस जाए, किसी का कोई पुरसाने हाल ना हो, सेहत का कोई निजाम ना हो, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन उनको सिर्फ इक्तदार चाहिए। इक्तदार इक्तदार इक्तदार, उनको सिर्फ इलेक्शन चाहिए। सैलाब हो चाहे कुछ भी हो, कश्तियों में आए लोग, जिस तरह से भी आए, लेकिन आकर वोट डालें, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहां पे सिर्फ इक्तदार के भूखे ये सियासतदान, जिन्होंने ना सिर्फ अवाम को अच्छी तरह से बिल्कुल यहां तक पहुंचा दिया है कि यहां पे आज एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया कि कराची के अंदर एक शख्स ने एक बहुत ही जालिमाना रवैया अख्तियार करते हुए जो हरकत की, जिससे उससे बच्चे को अपनी जान से जाना पड़ा। यह हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। याद रखिए कि हम उस रियासत मदीना में बैठे हुए हैं, हम उस रियासत मदीना की बात कर रहे हैं जहां पे दरियाओं के किनारे अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई तो उसका भी हिसाब देने की बातें मुसलमानों के द्वार में हुई। याद रखिए कि हम उस रियासत मदीना में बैठे हुए हैं जिसके नारे की गूंज के ऊपर इस मुल्क पाकिस्तान को बनाया गया। याद रखिए ये वही रियासत मदीना है जहां पे हमने मुसलमानों के पासपोर्ट्स की इज्जत करवानी थी, पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की इज्जत करवानी थी। याद रखिए ये वही रियासत मदीना है जहां पे नौकरियों की बौछार होनी थी, लेकिन बेरोजगारी से तंग आकर लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। याद रखिए ये वही रियासत मदीना थी जिसको बनाने के लिए हम सब लोगों ने आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देकर हमने उस इक़्तिदार को, उस तमाम किरदार को, उस कैरेक्टर को सपोर्ट किया जिसको हम उस वक्त ये समझाया गया था हमें कि यही इस वक्त हमारे पास चॉइसेस है और यही हमारे लिए सबसे बेस्ट है इमरान खान साहब। लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामलात, बहुत सी ऐसी साजिशें बेनकाब हुई जिसमें IMF की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें जहां शौकत तरीन साहब की कॉल, इस तरह की बहुत सी और ऑडियो लीक्स और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनको इसलिए पब्लिक नहीं किया जा रहा कि शायद उनके पब्लिक करने से कुछ मजीद अफरा तफरी या इंतशार के पैदा होने की जरूरत जो है मतवक्के उसकी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इमरान खान साहब की नब्ज इस वक्त तमाम अवाम के उनके हाथों के ऊपर इस तरह से कंट्रोल हो चुका है, उसकी नब्ज के ऊपर, उनके जहनों के ऊपर, उनके जज्बात के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, कि उन नौजवानों की ना तो कोई अपनी सोच रही है, ना उनके कोई जज्बात रहे हैं, ना उनके अंदर सोचने की सलाहियत रही है। और जब सोचने की सलाहियत एक इंसान के अंदर से खत्म हो जाती है तो उसका मवाजना किससे किया जाता है, इसका जवाब खुद इमरान खान साहब दे चुके हैं कि जानवर किसको कहा जाता है। यकीनन फर्क सिर्फ यही होता है कि उसके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं होती है। और इस वक्त इमरान खान साहब वही कर रहे हैं, अवाम को पहले से ये बातें बता देते हैं कि जो कुछ होने जा रहा होता है। अब यहां पे हम आपको दिलचस्प किस्म की सूरत हाल ये बताते चले जाएं कि इस वक्त जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, ये लॉन्ग मार्च की कॉल बेसिकली एक थ्रेट है, एक ऐसा थ्रेट क्योंकि इसी महीने में कुछ फैसले होने जा रहे हैं। गोया के ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब की कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, जबकि इन बातों में कोई सदाकत सामने नहीं आई है, लेकिन अगर हुई भी हैं तो उसमें कोई ऐसी बुरी राय नहीं है। यकीनन वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, और इमरान खान साहब की पार्टी यकीनन एक बड़ी पार्टी है, उनको साथ लेकर चलने की बातें की गई होंगी, उनको साथ मिलाने की बातें की गई होंगी, उनको कुछ ऑफर्स की गई होंगी। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब वो बिगड़ा हुआ लाडला बन गए हैं कि जिसको सबसे पहले तो बिगाड़ लिया गया है और अब उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की बस अब एक ही रट है कि उनको सिर्फ इलेक्शन चाहिए। आप खुद अपने दिमाग से ये बात सोचिए और समझिए कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, क्या इसमें हम इलेक्शन के मुताहमल हो सकते हैं? क्या हम किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं जिसके लिए हमारी मईशत पहले ही दांव पे लगी हुई है? तो इस वक्त इमरान खान साहब का इलेक्शन मांगने का मतलब सिर्फ यही है कि जो हवा इस वक्त उड़ी हुई है और जिस तरह से उनकी पार्टी, उनके जलसे, उनकी बात, उनका बयानिया जिस तरह से बिक रहा है, उस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता चला जाएगा। इसी डर की वजह से इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन मांग रहे हैं। चूंकि जल्दी इलेक्शन मुमकिन नहीं है और यह बात उनको समझाई गई है कि जल्दी इलेक्शन मुमकिन नहीं है, तो इमरान खान साहब बिल्कुल भी इंतजार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर भी होने वाली साजिशें सामने आ गई हैं। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के
के अंदर जो पड़ने वाली फूट है, जहांगीर तरीन साहब जो कि इस वक्त गोया के चहमे गोइयां जारी हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है, और जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो अफवाहें गर्म होती ही हैं। जहांगीर तरीन का इस वक्त यह बात सामने आना कि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं, यह बात तहरीक इंसाफ के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान, और उस वक्त आप सबको पता है कि जिस तरह जहांगीर तरीन ने जनूबी पंजाब से जहाज भर भर के जिस तरह से वो लेकर आए थे, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को खड़ा करने में उस वक्त उन्होंने किरदार अदा किया था, वो तमाम लोग इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल हैं। और अगर ये एक नई पार्टी जो कि अभी एक्सपेक्टेड है, अभी सामने नहीं आया, कोई ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन ऐलान इस तरह के अचानक ही हुआ करते हैं, तो गोया के जो सूरत हाल नजर आ रही है वो यही है कि जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या यह बात सच है? और अगर यह बात सच है तो फिर यह लम्हा फिक्रिया होगा तहरीक इंसाफ के लिए। यहां पे हम आपको एक और चीज भी बताते चले जाएं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो तशवीश है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनकी पार्टी के जो अरकान हैं वो उनके साथ जुड़कर अब उस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी जुबान को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके बयानात को दिफा नहीं कर रहे। यकीनन आज जो उन्होंने बयान दिया, आज जो जलसे में उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई अगर कॉल करते हैं तो उनको दोबारा वापस उनको धमकी दो, उनको बुरा भला कहो, उनको उसी तरह से जवाब दो जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गोया के ये बात अब एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है कि इमरान खान साहब ने अब ऐलान ने एक किस्म का जंग कर दिया है कि जिसमें उनको अब इदारों के साथ टकराव किसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो हमें समझ आ रहा है, जो हमने देखा है, जो हमने पिछले तमाम तर उनके इंटरव्यूज में देखा है, जो हमने उनके तमाम तर जलसों में देखा है, एक्स और वाई वो किन को मुखातब करते हैं, मीर और जाफर वो किन को मुखातब करते हैं, ये तमाम तर बातें तमाम तर पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस आज की तकरीर में जिस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं समझता हूं कि उसके बाद इमरान खान साहब मजीद से मजीद तर मुश्किलात में इजाफा करते चले जा रहे हैं। गोया के ऐसा लग रहा है आज की उनकी इस तकरीर से, ऐसा लगा है कि जैसे इमरान खान साहब को कोई भी डील नहीं मिली या पसंद नहीं आई है। इस वक्त इमरान खान साहब का इस तरीके से बयान देना और इस तरीके से अटैक करना और इस अग्रेसिव तरीके से सामने आना, गोया कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि देयर इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी सीरियसली एंड इमरान खान इज डोंट वांट टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। सो इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान साहब अब अपने आप को बिल्कुल उस डगर पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहां पे डू एंड डाई की सिचुएशन होती है। यह बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही ज्यादा तशवीश की सूरत हाल है। बिल्कुल भी हम पाकिस्तानी ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हो। हमारी पूरी कोशिश है कि ये तमाम तर सियासी पार्टियां इस वक्त सिर्फ मुल्क के मुफाद के लिए सोचे। गोया कि हमें PDM जो कि बहुत ज्यादा इश्तियाल में नजर आ रही थी लेकिन वो बिल्कुल खामोश नजर आ रही है, हमें इस बात से कोई तशवीश नहीं है, क्योंकि बेहतरी यही है कि अगर एक पार्टी जो है वो ज्यादा अग्रेसिव है तो अगर दूसरी पार्टी भी अग्रेसिव होगी तो मुल्क में जाहिर सी बात है फिर हालात ठीक नहीं होंगे। और यह बहुत अच्छी बात है कि अगर दूसरी पार्टियां खामोश बैठी हैं तो इमरान खान साहब के लिए मैदान खुला तो है, लेकिन इमरान खान साहब को शायद यह बात पता नहीं थी या उनको शायद समझ नहीं आई थी कि जहां पे खामोशी होती है तो खामोशी सबसे बड़ी कातिल होती है। और यह जो खामोशी थी, इस खामोशी ने इमरान खान साहब के मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाजात निकाले, ऐसे ऐसे अल्फाजों का अदायगियां करवाई गई जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की गई, जिसमें अदलिया के खिलाफ बातें की गई, जिसमें जजेस को टारगेट किया गया, जिसमें इदारों को टारगेट किया गया, पुलिस अफसरान को टारगेट किया गया, सिविल ब्यूरोक्रेसी को अटैक किया गया। उनके मुंह में जो आया उन्होंने कहा। हैरत की बात है, चंद दिन पहले तक अपने आप को यह कहने वाले, इन तमाम चीजों से लातलकी का इजहार करने वाले, आखिर इमरान खान को ऐसा अचानक क्या हो गया कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी इन तमाम चीजों को इमरान खान साहब ने कवर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब पता नहीं है कि इमरान खान साहब को कहां से इशारे मिलते हैं कि आप इस तरह की अग्रेसिव और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें तो यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो जाए, यह हो सकता है, यह हो जाए। बट रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो इफ एंड बट्स इन द पॉलिटिक्स in this situation। इमरान खान साहब आपको अब अपने आप के लिए आपने उन मसाइल में जकड़ लिया है जिसके बारे में तमाम तर सियासतदान और तमाम तर सहाफी बरादरी और तमाम तर एनालिसिस जितने भी लोग करने वाले हैं वो यही कहते थे कि इमरान खान को किसी से खतरा नहीं है। इमरान खान ना तो अपने आप को इस तरह किसी के मुकाबले में लाकर खड़ा कर सकता है क्योंकि इमरान खान एक पाए का लीडर है, लेकिन अगर इमरान खान को कभी खतरा हुआ तो सिर्फ इमरान खान को अपनी
अपनी ही जात से खतरा होगा। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन को भांपते हुए आपके बारे में ये बयानात दिए जा रहे थे कि आप जब इस तरह की पॉलिटिक्स को चुनेंगे, इस तरह के अल्फाजों के चुनाव करेंगे, और आपके जहन में जो ये बात है कि आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। इमरान खान साहब, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शायद उस तरह से नहीं समझ पाए हैं। अवाम वही है, लोग वही हैं, वही जज्बात हैं, वही सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ बदला है तो जलसों में अब गाने लगने बजने शुरू हो गए हैं, अगर कुछ बदला है तो अब गालम गलोच शुरू हो गई है, अगर कुछ बदला है तो अजीबो गरीब से नाम लेने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बदला। जाहिर सी बात है, इस वक्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की फिक्र है, इस वक्त लोगों को अपनी दुकानें खोलने की फिक्र है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो आपके साथ जाकर 10-15 दिन तक या पहले की तरह महीना 1.5 महीना जाकर धरना दे दे। अब वो हालात नहीं रहे हैं। इन तमाम तर बातों को समेटते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क को अशद जरूरत है यकजहती की। इन तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल बैठने की जरूरत है इमरान खान साहब को, क्योंकि यही वक्त का तकाजा है और यही हमारे मुल्क के इस वक्त के हालात जो हैं वो उन इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो ये समझना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ इक्तदार चाहिए, एक मैं ही वो शख्स हूं जो इक्तदार में आकर इस मुल्क को संवार सकता हूं, तो अगर हम भी उसी तरह से एनालिसिस करना शुरू कर दें कि उनके जलसे की हम पूरी स्पीच को ले लें, तो आप यकीन जानिए कि उनके मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज का जवाब हम यहां पर बैठ के दे सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यह होती है कि हम अपने वीलॉग को थोड़ा डिफरेंट करें, हम बगैर देखे और बगैर कुछ समझे हम डायरेक्टली आपसे मुखातब होकर सिर्फ वो बातें करते हैं जो कि बिल्कुल फैक्ट और हमारे दिल और दिमाग से निकल रही होती हैं। कोई लफ्जों का जखीरा नहीं होता, कुछ बनावटी नहीं होती, कुछ लिखी हुई चीजें नहीं होती हैं। ये वही चीज होती है जिसको सारा दिन सुनने के बाद हमने ये इस नतीजे पे पहुंच चुके होते हैं, और जो तज्जिया हमने किया होता है ये उसी के मुताबिक है। और इमरान खान साहब की जो कि अफवाहें उड़ रही थी कि उनकी कोई डील हो गई है, वो हमने अपने पिछले वीलॉग्स में ये बात आपको बताई थी कि इस बात को सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी मजबूत रहे, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि केपीके में उनके कुछ बहुत सारे अराकीन उनको छोड़कर जा रहे हैं, और जनूबी पंजाब से जो एक पूरा ग्रुप उनके साथ मिला था, अब वो ग्रुप उनके बिल्कुल उनकी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ एक इशारा, सिर्फ एक इंडिकेशन, सिर्फ एक हुक्मनामा, सिर्फ एक एलामिया, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक नई पार्टी की तश्कील। अब यह वही सूरत हाल है जिन बातों को भांपने के लिए इमरान खान साहब को ना के अपने इजलास में ना आने वाले अरकान की निशानदही करने की जरूरत है, बल्कि कोर कमेटी में इस तरह के अल्फाजात अपने अरकान पार्टी को मुखातब करना और उनको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करने होने के लिए कहना, यह इंतहाई अफसोसनाक बात है। इदारों के साथ टकराव कभी भी किसी भी सूरत फायदे में नहीं रहा है। आपने हमेशा यह बात कही है कि आप नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आप उनको आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करने देंगे। आप ये बात किस तरह से कर सकते हैं? आपको यह बात करने का इख्तियार बात करने से पहले यह बात सोच लेनी चाहिए कि इस मुल्क के कितने आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब लगा चुके हैं, लेकिन किसी को भी उनसे यह तवक्को नहीं हासिल हुई कि उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हो। आप देख लीजिए, उठा के तारीख उठा के देख लीजिए, नवाज शरीफ की हुकूमत उन्होंने कभी भी 5 साल तक वजीर आजम नहीं रहे हैं, हालांकि उन्होंने खुद अपॉइंट किए थे सारे आर्मी चीफ। लेकिन आपको इन बातों से कौन समझाए कि आर्मी चीफ हमारे जो होते हैं वो सरहदों की हिफाजत करने वाले नौजवानों के सरबराह होते हैं, मुल्क के ऊपर एक ईगल आई रखने वाले सरबराह होते हैं, वो हम सब का गरूर होते हैं, वो हम सब की ताकत होते हैं, हम सब उनके साथ खड़े होते हैं। उनका काम आप जो सियासत को, आपके पॉलिटिशियंस को आपको सपोर्ट करके आप लोगों को कुर्सियों पे बिठाना, वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते, ना उनको इस कामों में आप घसीटिए। डेफिनेटली उनकी तरफ से जो आने वाले बयानात हैं वो हौसला अफजा हैं कि फौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको सियासत में ना घसीटा जाए। ये हमारे लिए इंतहाई खुशाइंद किस्म की बातें हैं। आज के वीलॉग में और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन हमेशा की तरह टाइम की कमी की वजह से हम लोग अभी आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको मजीद बातें बताएंगे। आपको मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले अहम इजलास और कौन सी ऐसी शख्सियात के साथ डायरेक्ट राब्ते हुए और डायरेक्ट वीडियो कॉल्स हुई और वीडियो लिंक के जरिए क्या आपस में डीलिंग हुई, क्या बातें हुई, हम आपको सारी बातें बताएंगे। अगले वीलॉग तक के लिए इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।